Hello everyone, I am ML Goyal, former lecturer and principal of स्कूल एजुकेशन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इसके लिंक को अन्य साथियों तक शेयर अवश्य करें। चलिए समझते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 5। पर उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, जीवन में सक्सेस अचानक से नहीं मिलती है, यह कोई जादू नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी यह कहता है कि मैंने केवल 1 माह में अध्ययन करके बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह कहता है कि मैंने केवल एक गाइड बुक से ही इस एग्ज़ाम को पास किया है, तो वह सबसे बड़ा झूठ बोलता है। निश्चित रूप से सफलता कोई जादू नहीं है। वेल प्लान्ड, सिस्टमेटिक एंड रेगुलर स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। तो ध्यान रखें, आप लोग नियमित अध्ययन करें, कठिन मेहनत करें और बिल्कुल सिस्टमेटिक अध्ययन करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 5। एडजस्टमेंट एंट्री के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक आपने भली प्रकार से अंत तक वीडियो को अवश्य देखा होगा। इस वीडियो को भी अंत तक अवश्य देखें, डेफिनेटली आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के कुछ एडजस्टमेंट और सबसे पहले हम लेते हैं मूल्यह्रास। स्थायी संपत्ति पर मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। समझिए इसके मीनिंग को। स्थायी संपत्ति के निरंतर उपयोग से, समय बीतने से, नई तकनीक के आने से व उसके मूल्य में होने वाली स्थायी कमी मूल्यह्रास कहलाती है। बात बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए एक कार 5 लाख रुपए में परचेज की। 1 वर्ष बाद अगर उस कार को बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको 5 लाख से कम राशि प्राप्त होगी। मान लीजिए आपको प्राप्त हो रहे हैं 4 लाख, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए से इसका मूल्य गिर गया। इसे ही हम कहते हैं मूल्यह्रास। तो स्थायी संपत्ति में मूल्य कमी होती है, वह कमी कुछ कारणों से होती है। वे कारण आपके सामने हैं। सबसे पहली बात है स्थायी संपत्ति का निरंतर उपयोग करना, या समय बीतने के साथ साथ, या फिर नई तकनीक आ जाने के कारण से, और या फिर उस संपत्ति का दोहन करने से उस संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है। तो जितने मूल्य की कमी आई है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। नेक्स्ट समझते हैं मूल्यह्रास की राशि की गणना किस प्रकार से करें। तो यह बात अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन का पृथक से चैप्टर है, जिसे आपको अलग से समझाया जाएगा सीरीज के माध्यम से। यहाँ केवल छोटी सी बात समझनी है कि मूल्यह्रास की गणना करने के लिए 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहली विधि है स्थायी विधि और दूसरी विधि है क्रमागत विधि। स्थायी विधि में हम क्या करते हैं, प्रति वर्ष एक निश्चित राशि ही डेप्रिसिएशन के रूप में लगाते हैं। वह राशि हर वर्ष लगती रहती है। क्रमागत विधि में घटते हुए क्रम से आपको जो है मूल्यह्रास लगाना है। चलिए समझते हैं इसको। निश्चित प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास लगाना, और यह है इसकी स्थायी विधि। देखिए स्थायी विधि में मूल लागत पर निश्चित प्रतिशत प्रति वर्ष मूल्यह्रास लगाया जाता है। मान लीजिए 10% है तो हर वर्ष मूल लागत का 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। उदाहरण समझिए, फर्नीचर है 10,000 का और स्थायी विधि से 10% प्रति वर्ष मूल्यह्रास लगाना है। 2 वर्षों का मूल्यह्रास ज्ञात करना है, 2021-22 और 2022-23। तो दोनों में ही 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, और यह अमाउंट होता है कितना, 1,000। तो 1,000 ही डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका एक तरीका और भी है। जीवन काल अगर संपत्ति का दिया है आपको, तो संपत्ति के लागत में जीवन काल का भाग दीजिए। जैसे कि 1 लाख रुपए की संपत्ति है, उसका जीवन काल 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष का भाग दे दीजिए 1 लाख में। अमाउंट आता है 10,000, प्रति वर्ष 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा दीजिए।
दूसरी विधि को समझिए, क्रमागत ह्रास विधि। इस विधि में हम गणना कैसे करते हैं? प्रतिवर्ष निश्चित दर से घटते पुस्तक मूल्य पर गणना करनी है। जैसे कि मान लीजिए पहले वाला उदाहरण हम लेते हैं 10,000 का फर्नीचर और उस पर 10% वार्षिक क्रमागत दर से आपको ह्रास लगाना है। तो पहले वर्ष में कितना होगा? पहले वर्ष में वही राशि होगी 10,000 का 10%। दूसरे वर्ष में आपको करना क्या है? 10,000 में से पिछला डेप्रिसिएशन घटाइए, ये राशि आ गई 9,000 और 9,000 का 10%, तो ये हो गया 900 रुपये। अगले वर्ष हम क्या करेंगे? 9,000 में से 900 रुपये लेस कीजिए और जो अमाउंट आता है उसका 10%। तो इस प्रकार से घटते हुए क्रम से आपको मूल्य ह्रास लगाना है। मूल्य ह्रास की जो एंट्री है बहुत ही सिंपल है। देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट कर दिया। असेट्स क्रेडिट क्यों किया? असेट्स की राशि में कमी करनी है, तो असेट्स का जो मूल्य है या उसका जो बैलेंस है वह बैलेंस होता है डेबिट। कम करने के लिए हम करेंगे क्रेडिट, तो यह प्रविष्टि हो गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अब इसे अंतिम खातों में किस प्रकार दिखाना है? देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर मान लीजिए आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे टू असेट्स और बंद करने के लिए हम लिखेंगे बाय P&L। तो P&L में हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही यहाँ पर लिखना है। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? संबंधित जो असेट्स है उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर दीजिए और ये अमाउंट आ गया आपका 9,000। तो इस प्रकार से डेप्रिसिएशन का समायोजन आप भली प्रकार से कर सकते हैं। समझते हैं अगला एडजस्टमेंट, पूंजी पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मीनिंग समझिए। जब व्यवसाय में कैपिटल लगाता है तो उसके बदले में उसे जो ब्याज दिया जाता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कहेंगे कि व्यवसायी तो लाभ का भी हकदार है, तो ऐसी स्थिति में यह उसके साहस का परिणाम है। लाभ जो है वह जोखिम और साहस का परिणाम है, लेकिन कैपिटल पर भी ब्याज उसे दिया जा सकता है यदि ऐसा प्रावधान हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यवसायी द्वारा लगाई गई पूंजी पर निश्चित दर से व्यवसाय द्वारा व्यवसायी को दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसकी एंट्री देखिए, एडजस्टमेंट एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यवसाय के लिए खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसे क्रेडिट किया है? टू कैपिटल, क्योंकि व्यवसायी का जो अकाउंट है वह है कैपिटल अकाउंट और ब्याज उसको देने से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है। तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। बढ़ाने के लिए फिर से क्रेडिट कर देंगे, तो प्रविष्टि हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब एक देखिए उदाहरण, कैपिटल है हमारी 1,00,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना? 10% पर एनम। तो 1,00,000 का 10% निकाल करके प्रविष्टि कर दीजिए, ये हो गया 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ दिखाना है? क्योंकि खर्चा है तो खर्चा जो है वो P&L के डेबिट में आता है, लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज़। बैलेंस शीट में कैपिटल में इसे ऐड करते हैं क्योंकि यह व्यवसाय की इनकम है और व्यवसाय का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखिए कैपिटल और ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखिए बाहर अमाउंट 1,10,000। क्लियर? चलिए एक बिंदु और समझते हैं एडजस्टमेंट का, और वह है प्रबंधकीय या मैनेजरियल पारिश्रमिक या कमीशन। प्रबंधक या मैनेजर को शुद्ध लाभ पर निश्चित प्रतिशत कमीशन देना कहलाता है प्रबंधकीय पारिश्रमिक या कमीशन। देखिए, मैनेजमेंट जो है उसको प्रोत्साहन देने के लिए प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जा सकता है कमीशन के रूप में।
अब यह जो कमीशन है यह दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है कमीशन घटाने के पूर्व के लाभ पर, और एक होता है कमीशन घटाने के पश्चात के लाभ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सभी समायोजन कर दीजिए, और सब समायोजन करने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है उसे हम कहते हैं मैनेजर को कमीशन देने के पूर्व का लाभ। क्लियर? समझिए, अब एक उदाहरण मैंने दिया है। मैनेजर को कमीशन घटाने के पूर्व का लाभ है 2,20,000 रुपये। इस बात को आप समझ गए होंगे कि P&L में सभी समायोजन अर्थात सभी खर्चे, सभी इनकम ऐड लेस कर दीजिए और बैलेंस निकाल दीजिए, जिसे हम कहते हैं शुद्ध लाभ। लेकिन वह शुद्ध लाभ कमीशन देने से पहले का। तो यह था 2,20,000 रुपये। आपको गणना करनी है पूर्व के लाभ का 10% कमीशन। तो देखिए नीचे, ये रही कमीशन की गणना। पूर्व के लाभ पे 10% बहुत ईजी है। पूर्व का लाभ है 2,20,000 रुपये, इसका निकाला 10%, सीधा आ गया 22,000। यह हो गया कमीशन। अब दूसरा जो पॉइंट समझिए, कमीशन घटाने के पश्चात के लाभ पर 10% कमीशन। इसका मतलब यह है कि जो आपने एडजस्टमेंट किया है, जो प्रॉफिट ज्ञात हुआ है, पूर्व का लाभ है, उस लाभ में से भी कमीशन घटाने के पश्चात जो लाभ आएगा उसका 10%। तो इसके लिए हम गणित के नियम का जो है उपयोग करते हैं। समझिए, माना कमीशन घटाने के पश्चात का लाभ कितना है? 100। चूंकि हमें दिया हुआ नहीं है कि पश्चात का लाभ कितना है, तो मान लिया 100। अब अगर 100 है तो मैंने कमीशन कितना हो गया? 10% होता है इसका, पश्चात के लाभ का 10% अर्थात 10 रुपीज़। अगर इस 10 रुपये को मैनेजर के जो कमीशन है घटाने के पश्चात के लाभ में जोड़ दें तो निकल जाए क्या? पूर्व का लाभ। तो पूर्व का लाभ कितना होगा? 100 + 10 110 रुपये। बात समझ में आपको? फिर समझ लीजिए, कमीशन घटाने के पश्चात का लाभ 100 है, 100 का 10% क्या हो गया? कमीशन हो गया। अगर इस कमीशन को पश्चात के लाभ में जोड़ दें तो निकल जाएगा पूर्व का लाभ 110। अब देखिए, चूंकि 110 रुपये पूर्व का लाभ है तो कमीशन कितना हुआ? 10, और पूर्व का लाभ 1 है तो 10/110। और अगर मान लीजिए पूर्व का लाभ जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है 2,20,000 रुपये है, तो सूत्र आपका लग जाएगा, आपके सामने है, 2,20,000 × 10/110, और अमाउंट कितना आ गया? 20,000। तो ये हो गया मैनेजर का कमीशन। अब इसको प्रूव कैसे करें? 2,20,000 में से 20,000 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 2 लाख। अब 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। इस प्रकार से हमें मैनेजर के कमीशन की गणना करते समय ये दो बातें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। अभी उदाहरण में जिस प्रकार से मैनेजर कमीशन ज्ञात किया है उसे हम फॉर्मूले के रूप में भी इस प्रकार लिख सकते हैं। समझिए, मैनेजर कमीशन ज्ञात करने का सूत्र है या फॉर्मूला, देखिए, सबसे पहले है मैनेजर कमीशन घटाने के पूर्व के लाभ पर, और पूर्व का लाभ कैसे ज्ञात करना है यह मैंने आपको समझा दिया। तो पूर्व का लाभ इंटू कमीशन की दर अपॉन 100, जैसा कि हमने प्रश्न में किया है, 2,20,000 रुपये इंटू 10/100, और ये हो गया 22,000, जो बहुत ही ईजी है। सेकंड जो है मैनेजर कमीशन घटाने के पश्चात के लाभ पर। अब यहाँ पर जो है वो पूरी प्रक्रिया आपको न अपना के एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर तो लिखना है पूर्व का लाभ, यहाँ पर लिखनी है दर, सेम इसी तरह से नीचे जो है 100 में एक आप दर को ऐड कर दीजिए, और फिर देखिए ये आपकी राशि ज्ञात होगी। इस प्रकार से दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और अगर मान लीजिए कमीशन घटाने के पश्चात के लाभ पर आपसे कोई कहा जाता है और पश्चात का लाभ आपको दिया है, तो उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इसकी जो प्रविष्टि है एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर उसी तरह से करना है जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में करते हैं। मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। क्लियर? दिखाना है वैसे ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में टू मैनेजर कमीशन 22,000,
यहाँ पर चूंकि पहले कमीशन नहीं है इसलिए ऐड आउटस्टैंडिंग करने की आवश्यकता नहीं। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में एज यूजुअल दिखाना है आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 22,000। तो इस प्रकार जो आज का एपिसोड है उसमें भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट सीखे। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और भली प्रकार से समझिए कि ये एडजस्टमेंट किस प्रकार से होते हैं। मेरे साथ में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार है। मिलता हूं आपसे एडजस्टमेंट एंट्री के अगले भाग में।